हेलो। तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि ये कक्षा 12 वालों के लिए है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के तौर पर अगर हम बोले तो 100% ये क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो क्वेश्चन है ये भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। हमें एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलना है। अनुगमन वेग क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ओम का नियम क्या होता है ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो दोनों नियम पता होने के बाद हमें क्या करना है, ओम के नियम के आधार पर हमको अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020, 19, 18, 17 में लगातार आता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना सिंपल भी है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बोर्ड एग्जाम को टॉप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप अनुगमन वेग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज तो जरूर जानते होंगे, कुछ नहीं तो एक चीज जरूर जानते होंगे। क्या? यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, देखिए एकदम आसान भाषा में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि जो अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है वो होता है I बराबर N E A V D। इतना तो सभी को पता होगा। यानी कि हम जानते हैं कि I बराबर N E A V D होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध से। आप इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 नहीं बनाएंगे, बनाने से पहले आप इसको लिखेंगे कि ये कहां से आया। इधर देखिए, इसको साइड में लिखेंगे कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध से ये फार्मूला आपको मिल गया। तो यहां से सिंपल सी बात है, अब यहां पे आप VD का मान निकाल लीजिए। तो जब यहां पे आप VD का मान निकालेंगे तो मिलेगा क्या, VD बराबर मिल जाएगा आपको, VD यहीं छोड़ेंगे तो I आपका ऊपर रहेगा, तो I आपका ऊपर रहेगा, नीचे चला जाएगा क्या, N E A। यानी कि आपको फाइनली मिला क्या, VD बराबर I अपॉन N E A। अब इसको मानिएगा समीकरण नंबर 1। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। चलो भाई, तो सबसे पहले अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम को पाना है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं I बराबर N E A VD होता है। ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि हमें नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता है तो आप जानने के लिए हमें कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे कि ये कैसे होता है। तो फिलहाल ये समझिए कि ये तो आपको पता है, हमको इतना पता है। तो यहां से VD का मान निकाल लिए तो हमें मिल गया I बटे के N E A। ठीक है, चलो भाई, अब आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे बाबू, क्या पढ़े होंगे, गति का समीकरण। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गति के कितने समीकरण थे भाई, आपको पता है ना, बताते रहिए तो देखते कौन बताता है गति के कितने समीकरण होते हैं। तो हम यहाँ पे गति के 3 समीकरण होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से। चलो भाई, तो अब आप सभी लोग बताएंगे कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। किसी को आइडिया है तो बताएगा, बिल्कुल बिंदास बताइए, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपके लिए खड़े हैं ही हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलो भाई, गति के प्रथम समीकरण से हमें निकालना है। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है ना, वो होता है V बराबर U प्लस AT। होता है कि नहीं होता है? V बराबर U प्लस AT होता है। वेरी गुड। तो V बराबर U प्लस AT होता है। आपको अच्छे से पता है V आपका क्या है, U आपका क्या है, A आपका क्या है, T आपको क्या है, ये सब कुछ पता है आपको, राइट? वेरी गुड। तो सबसे पहले बात समझिएगा, ये जो V है आपका, ये आपका V आपका वेग है, U आपका प्रारंभिक वेग है, A आपका त्वरण है, T आपका समय है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम समीकरण गति का। अगर हम यहाँ पे U बराबर 0 कर दे, प्रारंभिक चाल 0 कर दे भाई, ध्यान समझिएगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने किया कुछ भी नहीं, U बराबर 0 कर दिया। अगर U बराबर 0 कर दें, ठीक है, और T बराबर टाउ कर दें, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को बेसिकली यही चीज ध्यान देना है आपको। U आपका जो प्रारंभिक वेग है उसको हमने 0 कर दिया, और जो T है हमने इसको टाउ कर दिया, इसको टाउ बोलते हैं जी। ठीक है, तो जब अगर इतना हम कर दे तो हमको V बराबर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा V बराबर
ध्यान दीजिएगा, v बराबर u आपका 0 है, यहाँ पे हमने 0 किया तो 0 कर लेंगे, प्लस a है तो a को a करेंगे, t है तो टाउ, यानी हमको मिला क्या जी, हमको मिल गया फाइनली v बराबर a टाउ। ठीक है, v बराबर a टाउ मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, तो जैसे हम यहाँ पे v बराबर a टाउ लिख लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, v बराबर vd, v को हम vd के बराबर, यानी कि जो यहाँ पे वेग है ना, इसको हम अनुगमन वेग के बराबर दिखा देंगे। यहाँ v जो है ये वेग है और ये vd आपका अनुगमन वेग है, तो इसको अगर हम बराबर दिखा देंगे तो ये जो v बराबर a टाउ है ये हमारा हो जाएगा vd बराबर a टाउ। ठीक है, अब ये जो vd बराबर a टाउ आया है ना, इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो हमको 2 समीकरण मिल गया, कहाँ मिला, एक समीकरण ऊपर मिला है vd बराबर i अपॉन NIA, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद हमने गति के पहले समीकरण से हमको पता था v बराबर u प्लस at होता है, और u बराबर आपका हमने शून्य ले लिया, प्रारंभिक वेग 0 कर दिया, t को हमने टाउ कर दिया। ठीक है, t आपका टाइम है, यहाँ पर भी आपका ये जो t है आवर्तकाल है, और v आपका वेग है, तो v को हमने ये जो वेग है इसको अनुगमन वेग कर दिया। तो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर छोटा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, वहां पे हम आपको क्लियर कर देंगे। हमें तो नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो 2 समीकरण हमको मिल चुका है, अब दोनों समीकरण को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से एकदम इसको बंद कर लीजिए, इसको यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कब पड़ेगी हम आपको अभी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, तो हमें समीकरण 1 समीकरण 2 मिल चुका है ना फाइनली। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमको एक फार्मूला पता है, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, हम लोग बहुत जानते हैं ना। तो हम एक फार्मूला और जानते हैं, आपको भी पता होगा, वो कौन सा फार्मूला है, F बराबर क्यों ही होता है। किसी को नहीं पता है तो बोल सकता है, कमेंट जरूर करिएगा, F बराबर क्यों ही होता है कि नहीं होता है, बस इतना बताइए, यस और नो, होता है ना। चलिए भाई, F बराबर क्यों ही होता है, यह फार्मूला होता है। अब ये जो क्यों है ये आपका आवेश है कि नहीं है, आवेश है ना। तो क्यों जो है वो आपका आवेश है। अगर हम इस आवेश को हम बराबर E दिखा दे तो आप पूछेंगे E क्या हो गया, तो ये क्यों आपका आवेश है और ये भी आपका आवेश है। जो E है ये भी आपका आवेश है और ये भी आवेश है, दोनों आवेश है। लेकिन ये जो है ना, ये E, ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, और ये जो आवेश क्यों है तो आवेश है ही, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। अगर ये अमरूद है, ये अमरूद है, तो दोनों अमरूद हो गया। कुछ भी, अगर यहाँ पे ये क्यों है ये भी क्यों है, तो दोनों आवेश हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया ये वाली चीज। अब क्यों को E के बराबर हमने दिखा दिया यहाँ पे। अब सिंपल सी बात समझिएगा, F बराबर यहाँ पे होगा क्या, F बराबर क्यों की जगह पे हमें क्या करना है, E था, E ये वाला क्यों बराबर ये है ना, इस क्यों की जगह पे हमें ये E वाला, E मतलब ये जो ये है E, इसको रखना है। तो ये जगह E इंटू कैपिटल E हुआ, समझ में आया। चलो भाई ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये जितना इंपॉर्टेंट है, अगर समझ लेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा 5 नंबर दे के जाने वाला है। कितना नंबर, 5 नंबर दे के जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, F बराबर E इंटू E हो गया। अब हमको कक्षा 9 में हमने एक फार्मूला और जाना था, त्वरण और क्या होता है, ठीक है, मतलब बल बराबर जो होता है F बराबर ma, जानते होंगे आप लोग ना, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो फार्मूला क्या था, F बराबर ma, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हमको याद दिला दें आपको। कक्षा 9 में जब हम किसी मतलब बल निकालते थे तो F बराबर ma करते थे। m आपका द्रव्यमान हुआ करता था, a आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण हुआ करता था। तो F बराबर ma हो गया। चलो ठीक है भाई, इतना भी ठीक है। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पे छोटी सी बात है, सब लोग समझ जाएंगे, बहुत आसानी समझेंगे। कैसे समझेंगे, ये जो F बराबर ma हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे चूकी करके लिखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। F बराबर ma, तो एक बात बताइए, यहाँ पे F बराबर E इंटू E आया है और यहाँ पे F बराबर ma आया है। इसका LHS तो बराबर है ना, तो जब LHS बराबर हो गया तो RHS भाग के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो जब ये बराबर तो ये बराबर, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं ma बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E हो गया। ठीक है, अब
क्या करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, पहले नोट करिएगा। अब इसको लिखेंगे कि यह मान, कौन सा भाई, ये मान, यह मान क्या करेंगे और कौन से समीकरण में रखेंगे, यह मान समीकरण 2 में रखने पर चलो भाई, तो ये मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो आपको समीकरण 2 पता है कि नहीं पता है? अभी हमने जस्ट बताया था पहले समीकरण 2 क्या था, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका क्या था, हम आपको एक बार दिखा देना चाहेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हम करेंगे क्या, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, रख लेते हैं। चलो भाई बिल्कुल रखेंगे, लेकिन रखने से पहले एक चीज हमें क्लियर करना होगा। क्या क्लियर करना होगा, जो ये यफ बराबर यमय बराबर ई इंटू यफ यानी कि यमय बराबर ई इंटू स्मॉल ई है, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ पे साइड में कर लेते थोड़ा सा। यम ए बराबर ई इंटू कैपिटल ई है, तो यहाँ पे अगर ए का मान निकालेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल क्या हो जाएगा भाई, यम हो जाएगा। ये हो गया आपका इतना, ए का मान आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए का मान आ गया। तो यम ए बराबर ई इंटू ई, ये वाला प्रोसेस हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ए का वैल्यू निकाला तो हमको इतना मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब इस ए का मान अब हम इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, ये सही है, ठीक है। अब इसमें रखेंगे समीकरण 2 आपका क्या था, समीकरण 2 आपका था आपका वी डी बराबर क्या था, ए टाउ, ये समीकरण नंबर 2 था भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ए की जगह पे हमको ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा वी डी बराबर ए का मान स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है, अपॉन यम हो जाएगा इंटू रहेगा टाउ। हुआ, नोट कर लीजिए भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हमको इतना मिल गया, मिला। अब हमको एक फार्मूला और पता है, क्या पता है भाई, ई बराबर भी बाई एल होता है, पता है कि नहीं होता है, ई बराबर भी बाई एल होता है। तो हम इस कैपिटल ई की जगह पे भी बाई एल रखेंगे, तो जब रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वी डी बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई की जगह क्या रखेंगे, भी बाई एल, तो जगह भी बाई एल हो गया, ठीक है, इंटू टाउ हो गया, और नीचे आपका यम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यम हो जाएगा। यहाँ पे यम आप लिख दीजिएगा साइड में, इतना मिला। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, वी डी बराबर ई इंटू भी बाई एल हो गया, ई की जगह पे भी बाई एल इंटू टाउ। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे। करने का मतलब क्या है, भी बाई एल को साइड करते हैं, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, वी डी बराबर आपका जो ये ई है, कैपिटल सॉरी स्मॉल ई है, स्मॉल ई को रखेंगे, इसके साथ टाउ को लगा देंगे, ठीक है, ई टाउ अपॉन यम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यम कर लीजिए। अब इनटू, अब जो भी बाई एल है इसको भी बाई एल इधर साइड में कर दिए। अगर इनको गुणा करेंगे तो फिर से हमको यही वाला स्टेप मिल जाएगा, ये वाला गुणा करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वी डी बराबर ई टाउ अपॉन एम इंटू भी बाई एल हो गया, क्लियर है। चलो भाई इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, समीकरण 3 इसको हम मानेंगे, किसको मानेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। मान लीजिए भाई समीकरण मानते रहेंगे तो चाहे कितना बड़ा डेरिवेशन क्यों ना हो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको इतना बड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई की चीजें थोड़ा ध्यान से समझना होता है। तो ये वी डी बराबर ई टाउ अपॉन एम इंटू भी बाई एल हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हमको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा इसके बाद हमें स्टेप करना है। तो चलो भाई, अभी तक हमने समीकरण 2 को यूज किया था, समीकरण 3 बन चुका है, समीकरण 1 भाई शांति से बैठा हुआ है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण 3 बराबर 1। अब आप दिमाग लगाइए कि समीकरण 3 क्या है और 1 क्या है। अगर ये देखेंगे ना, आपका दिमाग एकदम स्पीड से काम करेगा। समीकरण नंबर 3 आपके सामने यहां दिख रहा है, समीकरण नंबर 1 आप अपने दूसरे पेज पे लिखे होंगे, जो कि हम आपको लिख के बता देंगे अभी थोड़ी देर में। करना क्या है, बराबर करना है। तो समीकरण, अब आप पूछेंगे कि सर इसको बराबर क्यों कर रहे हैं, बात तो ये भी बनती है कि समीकरण 3 के बराबर 1 काहे कर रहे हैं। तो एक बात बताइए हमको,
ध्यान दीजिएगा, हम साइड में आपको बताना चाहेंगे। समीकरण जो एक है ना वो भी क्या है, VD बराबर क्या है, VD बराबर I अपॉन एन ई ए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। और समीकरण नंबर 3 क्या है, VD बराबर ई टाउ अपॉन एम इंटू वी बाई एल। समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पे है। तो एक बात बताइए, अगर आपका एक हाथ मतलब एक हाथ आपका बराबर है, मतलब दोनों हाथ तो बराबर होगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक हाथ छोटा सा है और एक बहुत बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है। जब इसका LHS बराबर हो गया तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा, इसीलिए हम आपको यहाँ पे समीकरण 3 बराबर तो 1 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी VD है, इधर भी VD है LHS साइड में, इसलिए हमारा RHS ऑलरेडी बराबर होगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे I बटे के एन ई ए इज इक्वल टू, अब ये आपका है ई टाउ इंटू वी बाई एल अपॉन यम, हो गया। अब एक चीज तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 बराबर 3 हमने कर लिया है, कोई दिक्कत है नहीं बाबू, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे हम इसको दूर किए थे वैसे वैसे इसको पास कर देंगे, यानी कि पास करने का मतलब इनको इंटू कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ये मिलेगा I बराबर I अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू ई टाउ है ना, तो ई टाउ भी अपॉन एम एल। जैसे इनको दूर भेजे थे वैसे इनको पास ला दिए, तो हमको ये मिल गया स्टेप, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप आप एकदम ध्यान समझिएगा, अगर इसके बाद वाला स्टेप नहीं समझेंगे ना तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। करने वाले क्या है इसके बाद, तो पहले यहां तक तो कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, हम इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। नोट हो गया होगा, चलिए अगर नोट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आप करेंगे क्या स्टेप, तो ये जो आपका I है इसको आप यही छोड़ेंगे, ठीक है, इसको आप यही छोड़ेंगे, और ये जो पूरा का पूरा मैटर है इसको हम यहां भेजेंगे, कहां पे, इस भी की जगह पे। और भी को क्या करेंगे, भी को लात मार के नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये I यहां हो गया, और ये आप इसको नीचे करिए, भी आपका यहां हो गया I अपॉन भी। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हमको एक रास्ते से दूसरे पे जाना है तो हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी आसानी से मिल जाएगा नंबर तो क्या मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। तो ध्यान दीजिए, हम कुछ गलत स्टेप नहीं कर रहे हैं लेकिन सही कर रहे हैं, बस तरीका समझिएगा आप। ई I आपका ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं है, इस भी को हमने यहां से इसको नीचे कर दिया, इसके नीचे लाया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ना I बाई भी क्या होता है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ध्यान दीजिएगा। तो इस भी को हमने नीचे कर दिया, अब ये जो पूरा मैटर बचा हुआ ये जाएगा इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा क्या, ई टाउ इंटू एन ई ए हो गया, ठीक है, बट्टे हो जाएगा ML, हो गया। तो I बाई भी इज इक्वल टू ई टाउ इंटू एन ई ए अपॉन ML हो गया। क्लियर है, चलो भाई इतना तो क्लियर है ना, अपने डाउट को क्लियर रखिएगा। अब एक काम करिएगा, काम मत करिएगा, समझिएगा। हम इसको उलट देते हैं, दोनों पक्षों को उलटने पर, लिख दीजिए भाई, दोनों पक्षों को उलटने का मतलब कैसे करेंगे, इस देखिए एक पक्ष को उल्टेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक थप्पड़ इनको मारना है तो एक थप्पड़ इनको, मतलब बराबर का इनको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो जैसे कि कोई भी चीज बराबर होता है तो बराबर बराबर देना चाहिए, जो काम इसमें होगा वही उसमें भी होगा। अगर इसमें करते इसमें नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको जो I बाई भी है इसको भी बाई I करते हैं, भी ऊपर जाएगा I नीचे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इधर हो जाएगा, क्या होगा, इधर आपका ML ऊपर जाएगा, वेरी गुड, ML ऊपर गया, नीचे आपका क्या आ जाएगा, ई टाउ इंटू एन ई ए हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कहने का मतलब जब हम इधर के इसको मतलब LHS साइड को पलटे हैं, उल्टे हैं, तो इधर को भी हमने उलट दिया, तो हमको ये मिल गया, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अलग करेंगे, अलग कर लिया जाए, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो भी बाई I इज इक्वल टू यम अपॉन ई टाउ इंटू एन ई इंटू, ये जो यल है ना, यल को हम अलग कर रहे हैं, यल अपॉन ए, ध्यान से समझिएगा, यहीं अगर समझ गए ना बस हो गया काम चुटकी में, ठीक है। भी बाई I इज इक्वल टू यम अपॉन ई टाउ इंटू एन ई हो गया, इंटू यल अपॉन ए हो गया। ये तो डाउट क्लियर है,
चलो भाई, अब हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो यम अपॉन ई टाउ इंटू एन ई होता है ये इज इक्वल टू रो होता है। पता है कि नहीं? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान जाइए। चलो भाई यहाँ पे लिख दिए यम अपॉन ई टाउ इंटू एन ई इज इक्वल टू रो। यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि ये इसके बराबर होता है, ठीक है, तो इसके बराबर होता है, तो अगर ये बराबर होता है तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v बटे के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख दे रो हो जाएगा आपका इंटू यल अपॉन ए हो गया। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन v बट्टे आई क्या होता है आपको पता है ना? चलो भाई नहीं पता है तो हम आपको वो भी बताते हैं। v बट्टे आई को हम लिखेंगे r, ठीक है, v बट्टे आई को r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यही होता है ओम के नियम की उत्पत्ति। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। तो क्लियर करिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए कैसे हमने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कर दी है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। जो लोग वीडियो को कुछ समझ गए होंगे पूरा अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार जरूर वीडियो को वॉच करिएगा फिर से, ताकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जल्द से जल्द क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।